मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन को हम परावर्तन बोलते थे, इसको हम अपवर्तन बोलेंगे। और रिफ्रैक्शन होता क्या है वो समझेंगे। उसके अलावा हम ग्लास स्लैब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ग्लास स्लैब, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये समझेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझेंगे, स्नेल्स लॉ समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे और बहुत सारी चीजें और भी हम करेंगे आज की वीडियो में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन से। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होता क्या है, अपवर्तन होता क्या है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपना रास्ता वो थोड़ा सा बदल लेती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो तिरछा हो जाता है। इससे इससे क्या इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे कि अगर आप बाल्टी के अंदर, बकेट के अंदर, आप बकेट को के अंदर एक मग रख दो और उस बकेट को पानी से पूरा भर दो, तो उसका जो बॉटम होगा, उसका जो तल होगा, वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये रिफ्रैक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल में अगर आप एक पेंसिल को उसमें डाल दो, पानी से भरे हुए एक ग्लास में डाल दो, तो ऐसा लगेगा जो पेंसिल है वो टेढ़ी हो गई है, बट पेंसिल असल में टेढ़ी नहीं होती है। वो हमें बस लाइट का रिफ्रैक्शन ऐसा देखने को मिलता है कि जिससे वो हमें बेंट हुई दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माध्यम जो जल है, जो वाटर है, वो एक डिफरेंट मीडियम है, माध्यम है, और जो हवा में हम उसको देख रहे हैं वो भी एक डिफरेंट माध्यम है, दैट इज अ डिफरेंट मीडियम। चलिए अब शुरू करते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब एक पारदर्शी पारदर्शी माध्यम में से दूसरे माध्यम में हमारी लाइट जाती है, तो वो क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है, अपना रास्ता थोड़ा सा तिरछा कर लेती है। इसी रास्ते को तिरछा करने को, रास्ते को बदलने को हम रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर जो लाइट होती है उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 8 सेकेंड में वो कितना मीटर जाएगी, इतने मीटर जाएगी 1 सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड के अंदर लाइट इतना मीटर जा सकती है, ये है स्पीड ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन जो होता है हमारा, वो होता क्यों है, देखिए, लाइट जो है वो हर एक माध्यम में, हर एक मीडियम में अपनी डिफरेंट स्पीड दिखाती है, जिस वजह से हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो होता है। लाइट हर एक मीडियम में अलग स्पीड पे ट्रैवल करती है। एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो इतनी है। हो सकता है किसी दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड दूसरी हो, किसी अलग मीडियम में इसकी स्पीड दूसरी हो। तो अलग अलग माध्यम में, अलग अलग मीडियम में लाइट की गति जो है, स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। इस वजह से लाइट रिफ्रैक्शन अपवर्तन शो करती है। इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे डिस्कस करते हैं। लेमन को अगर आप ग्लास के अंदर रखोगे, कांच के ग्लास के अंदर रखोगे, उसके अंदर पानी भर दोगे तो आपको बड़े दिखाई देंगे। ये भी रिफ्रैक्शन का ही एक उदाहरण है। अगर ग्लास स्लैब होता है हमारा, आयताकार एक स्लैब होता है कांच से बना हुआ। आपको मैं किसी शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा ग्लास स्लैब क्या होता है। ग्लास स्लैब, जब भी हमारा ग्लास स्लैब को हम किसी बुक के ऊपर रखते हैं, तो उसके अंदर देखने पे हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे बुक के लेटर्स हैं वो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ग्लास स्लैब से बात निकली है तो ग्लास स्लैब को ही पढ़ लेते हैं। ग्लास स्लैब को हम हिंदी में आयताकार स्लैब बोलते हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, आयताकार कांच स्लैब। आयताकार कांच स्लैब है जो उसकी हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे है हमारा मीडियम एयर, यहाँ पे है हमारा वायु, ठीक है। ये है हमारा कांच का ग्लास स्लैब होगा।
और उसके बाद फिर से हमारा क्या है, वायु। यहाँ पे हमारे तीन तीन हमारे अलग अलग मीडियम्स में इंटरेक्शन हो रहा है। चलो दो ही मान लेते हैं, 1 2 1। वायु को हम 1 मान रहे हैं, कांच को हम 2 मान रहे हैं, फिर से वायु को हम 1 मान रहे हैं। तो हमने यहाँ से एक लेजर लाइट हिट की, एक लाइट को हमने हिट किया, तो लाइट क्या करेगी, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा उसको समझते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, लाइट की प्रॉपर्टी होती है, लाइट जब भी एक रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, लाइट जब भी हमारे एक रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते को वो बदल लेती है। ठीक है, एक विरल विरल रेयरर को हम बोलते हैं विरल, विरल माध्यम से जब ये सघन माध्यम के अंदर जब लाइट प्रवेश करती है, हमारा प्रकाश की जो लाइट है, प्रकाश है, वो प्रवेश करता है, तो वो अपना रास्ता बदल लेता है और वो जो हमारा अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, उसके टुवर्ड्स, उसकी तरफ जो है वो झुक जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट का ये जो आप देख रहे हो डॉटेड लाइन, ये हमारा एक्चुअल पाथ होने वाला था अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमने ग्लास स्लैब के अंदर लाइट को इंसिडेंट किया है तो वो बेंड हो गई है, इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो गई है, वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक गई है, अभिलंब की तरफ थोड़ा सा हमारी लाइट जो है वो झुक गई है। अब मीडियम तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा 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 हमारी लाइट ट्रेवल करेगी, लेकिन यहाँ पे इस साइड में आके एक और घटना होने वाली है लाइट के साथ। अब जो लाइट है वो सघन से फिर से विरल माध्यम में जाने वाली है। जब ये सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अपना रास्ता बदल लेगी और ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो R1 है, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो है हमारा E, इसको हम बोलेंगे एंगल एमर्जेंट एंगल, और इसको हम एमर्जेंट एंगल बोलेंगे, और इस लाइन को बोलेंगे एमर्जेंट रे। एक एक करके फिर से डिस्कस करते हैं, दोबारा से समझते हैं इसको। जब हमारी रे ऑफ लाइट एक रेयरर से डेंसर मीडियम में एक विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अब जो पूरा ये मीडियम है ग्लास का बना हुआ है, तो यहाँ पे लाइट हमारे बिल्कुल सीधा सीधा ट्रेवल करेगी, और इस पॉइंट पे जब हमारी लाइट, हमारा प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, यानी कि डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे, दूर की तरफ वो बेंड हो जाएगी। इसको बोलेंगे एमर्जेंट रे, इसको बोलेंगे एमर्जेंट रे। ये हमारी पूरी इंसिडेंट रे थी यहाँ तक। उसके बाद ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे बन गई, रिफ्रैक्टेड रे बन गई, और इसके बाद यहाँ पे एमर्ज हुई है फिर से, इसलिए ये एमर्जेंट रे बन गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके एंगल्स को समझ लेते हैं। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइट रिफ्लेक्टेड रे जो है, हमने इसको एंटर कराया, हमने इंसिडेंट कराया, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे होना चाहिए। यहाँ पे हमारी इंसिडेंट रे है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी रिफ्रैक्टेड रे बन गई। अब रिफ्रैक्टेड रे जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, ये हमारी एमर्जेंट रे बन जाएगी। हाँ, अब ये वाला जो हमारी लाइन है और ये वाली जो लाइन है, जो हमारा एक्चुअल पाथ होना चाहिए था लाइट का, और जो हमारा एमर्जेंट रे है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा D, वो होगा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो होगा हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसको याद रखना कि जब प्रकाश हमेशा जब प्रकाश हमेशा विरल से सघन में जाता है, तो प्रकाश की जो लाइट है, वो जो लाइट रे है, वो प्रकाश की रेखा जो है वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और जब सघन से विरल की तरफ जाएगा तो वो दूर चली जाएगी। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है, ये किस चीजों पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, कि हमारा जो ये ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है हमारा, और हमारा जो
थिकनेस क्या है, ग्लास कितना मोटा है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, कि जो हमारे जो नियम है वो क्या क्या कहते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी हमारी क्या लाई करेंगी, सेम प्लेन में लाई करेंगी। यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है हमारी, ये सभी किस में लाई करेंगी, ये सभी हमारी एक ही प्लेन में लाई करेगी, एक ही तल में लाई करेंगी। हिंदी में समझते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो अभिलंब है, अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये तीनों हमारी क्या करेंगी, एक ही तल में लाई करेंगी, एक ही तल में रहेंगी। ये हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा है हमारा स्नेल्स लॉ, दूसरे को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये रेशियो कहता है कि हमारा प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। देखो, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसकी जब हम साइन वैल्यू लेते हैं, साइन आई बाई साइन आर, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में भी पढ़ेंगे साइन के बारे में। अभी यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि साइन एंगल, साइन आई बाई साइन आर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी गिवन कलर के लिए और किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। अब हम अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, ये होता है हमारा रेशियो। किसका रेशियो, अनुपात, यानी कि अनुपात होता है कि लाइट पहले मीडियम में किस गति से मूव कर रही थी, किस चाल से मूव कर रही थी, और दूसरे माध्यम में किस चाल से मूव कर रही थी, उन दोनों का रिफ्रैक्टिव, उन दोनों का रेशियो। कि स्पीड ऑफ लाइट पहले मीडियम में क्या रही और दूसरे मीडियम में क्या रही। मान लो ये हमारा स्लैब है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या थी पहले मीडियम में, और स्लैब के अंदर क्या थी, तो ये दोनों का रेशियो हमें क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। ठीक है, अपवर्तनांक देगा। अब देखो, यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझो, ये कोडिंग होती है N21। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये हम पहले मीडियम के रिस्पेक्ट, जो हमारा सेकंड मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। N2/1, 2 को नीचे लिखेंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे। N12 का मतलब हो जाएगा कि दूसरे, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब हम मीडियम को कंपेयर करें वैक्यूम से, निर्वात से या वायु से। अगर हम वीडियो जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको निकालने के लिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे मीडियम का वैक्यूम से या एयर से, उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको। इसका रेशियो आएगा हमारा C/V, जो कि C की वैल्यू हम लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर। आगे डिस्कस करते हैं, ये हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का, वो सबसे ज्यादा होता है। डायमंड के इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू होती है 2.42। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डायमंड के अंदर 1/2.42 टाइम्स कम होती है वैक्यूम के कंपैरिजन में। अगर स्पीड ऑफ लाइट, अगर हम इसको 2 भी मान लेते हैं, तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी।
हमारा डायमंड के अंदर। इसलिए डायमंड हमारा जो है बहुत शाइन भी करता है। इसका शाइन करने का प्रिंसिपल एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसको भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डायमंड के अंदर जो है हमारी स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत कम हो जाती है। आगे डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अभी हमने बात की थी डेंसर मीडियम की, सघन माध्यम की, उसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारा डेंसर मीडियम होता है वो मीडियम होता है जिसकी हायर वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ऑप्टिकल रेयर मीडियम वो मीडियम होगा हमारा जो लोअर वैल्यू देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसको हम सघन बोलते हैं, सघन, और नीचे वाले को बोलेंगे रेयरर को विरल। ये अभी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको कि लाइट जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाएगी। और जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ आ रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से, ये हमारा विरल है, इससे सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि उसकी चाल धीमी हो जाती है और अभिलंब की तरफ झुक जाती है। उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है और वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन जैसे ही लाइट हमारा सघन से विरल की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर दूर की तरफ चली जाएगी। ये हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिजिकल डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा है, हमने देखा है स्नेल्स लॉ के बारे में, और हमने देखा है कि रिफ्रैक्शन हमारा कैसे होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको जो लेंसेज है उनके बारे में बताऊंगा और उनके जो रूल्स है उनके बारे में बताऊंगा। एंड देन वी विल फोकस ऑन द इमेज फॉर्मेशन रूल्स एंड इमेज फॉर्मेशन केसेस इन द अपकमिंग वीडियोस। तो 2 से 3 वीडियो में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पढ़िए और कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।